रोज़ मेरा कंटेंट देखते रहते हो, बट एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ज़्यादा गूगल पे भी सर्च करते हो कि वेरिकोसील के आगे फर्दर क्या दिक्कत आ सकती है या और कॉम्प्लिकेशंस क्या ऐसी अराइज हो सकती हैं कि वेरिकोसील पे अगर हम नज़र ना डालें या वेरिकोसील को हम नज़रअंदाज कर दें तो आगे फर्दर क्या दिक्कत आएगी। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो वेरिकोसील एक सिंपल एक ऐसी पोजीशन है जैसे हम कह देते हैं कि वेरिकोज वेन है ना, कि वेरिकोज वेन आपकी काफ मसल्स पे होती है या आपके हैंड पे हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, बट वेरिकोसील आपके टेस्टिकल्स के अंदर होती है, अंदर की वेन्स को स्वेल्ड करती है और सूजन देती है और इन्फ्लेमेशन करती है। तो अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि वहाँ की फंक्शनिंग जो होती है टेस्टिकल्स की वो थोड़ी कम होनी चालू हो जाती है। वैसे ही जैसे मैं हमेशा अपनी सारी डिटेल्स बताता रहता हूँ या सारे वेरिकोसील में बताता रहता हूँ कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही अच्छा होना चाहिए, ब्लड की सप्लाई आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आर्टरीज आपकी ब्लड की सप्लाई कर रही है तो वेन्स उसको वापस ले जा रही है, ठीक है, जिसे कह देते हैं कि गंदा खून ले जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आर्टरीज सप्लाई कर रही है और वेन्स वापस ले जा रही है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया कि जो वेन्स हैं उनका आउटपुट वाला ज़रिया है, वो एग्जिट वाला ज़रिया है, बट इनपुट वाला आर्टरीज कर रही है, वहाँ पर कुछ नहीं है। बट आर्टरीज के बाद जब वेन्स में फुलावट होती है तो वहाँ पर आपका एग्जिट गेट बंद सा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। वही समझ लीजिए, अगर प्रॉपर ढंग से आपकी खून की सप्लाई टेस्टिकल्स को नहीं पहुंच पा रही है तो वो क्या करेगा, अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट हमारी थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है कॉज ऑफ वेरिकोसील। और अलग फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि जब वेरिकोसील होता है तो ब्लड ठंडा नहीं हो पाता या सो एंड सो बहुत अलग चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टिकल्स है वो हैंगिंग स्टेट में रहती है और हैंगिंग की वजह से लटके रहते हैं, और जो वो लटकन है वो दिक्कत देते हैं। लटकन होगी तो वो क्या होगा, टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से आपकी मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी पे अटैक हो सकता है कॉज ऑफ वेरिकोसील। अब ये तो सिंपल एक चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल वेरिकोसील के पेशेंट्स में हम देखते हैं और देखा भी जाता है। बट अभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे से भी अलग होती है, मतलब जहाँ पर हम देखते हैं वेरिकोसील का पेशेंट ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें सफ़र करे, ज़रूरी नहीं है उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे कुछ चीज़ें दिक्कत दे या कुछ उनमें ट्रबल आए या कुछ उनमें मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी ख़राब चल रही है। क्योंकि एक्चुअली ये कुछ पेशेंट्स होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्लक्स या वाल्सवाल रिफ्लक्स, अगर आपने कभी अपना स्कैन करवाया होगा तो जो डॉक्टर्स हैं जो आपका स्कैन कर रहे होते हैं वो हमेशा ही आपको क्या करेंगे कि नीचे की तरफ जो लगवाओ, नीचे की तरफ खांसी करो या प्रेशर जनरेट करो। जब वो प्रेशर जनरेट करेंगे तो वो क्या कर देखते हैं, वहाँ की वेन्स की फुलावट, मोटा कितनी हो रही है, उसका डायमीटर कितना हो रहा है, डायमीटर कितना दिख रहा है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं एज इन अपने सोनोग्राफी में, या जिसे हम बोल देते हैं यूएसजी स्क्रोटम में। जब वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये चीज़ें भी चेक कर रहे होते हैं कि इसके साथ साथ कि और कोई इशू तो नहीं आ रहा, स्पर्मेटिक कॉर्ड इंक्लूड नहीं हो रही, अच्छा टेस्टिस के लोअर साइड पे है या अपर साइड पे है, ये सारी चीज़ें भी वो नज़र में रखते हैं। अब यहाँ पर सीधा अगर हम देखा जाए तो ये चीज़ें जब देखी जाती है तो उसमें हम यही प्रेफर करते हैं कि कौन सी जगह पे अटैक हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर अपर पोल की तरफ अटैक हुआ है तो वहाँ पर टेस्टिकल्स जो है वहाँ की फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर मिडल में हुआ है तो किसी किसी की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पर भी नहीं होती। अगर फर्दर अगर लंबे जाएंगे तो हद दिक्कत बढ़ सकती है कि आई मीन से अगर आज आपने नज़रअंदाज कर दिया तो शायद फर्दर कभी आगे दिक्कत हो। बट कभी ऐसा होता है कि जिनके एक दो बच्चे भी हैं उसके बाद उनको वेरिकोसील डेवलप हुआ, उसके बाद वो ट्रबल्स आनी चालू हुई, कुछ ओल्ड एज में आ जाती है। बट जहाँ पर हम ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि ये जब भी दिक्कत आती है तो आपके कुछ ना कुछ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। मान लो मैं एक वेरिकोसील का पेशेंट हूँ, ठीक है, अगर आज मैं इसको नज़रअंदाज कर देता हूँ कि फ़र्दर मैं आगे कभी कुछ करवा लूँगा, कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो सर्जरी करवा लूँगा, या कभी ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी तो ट्रीटमेंट ले लूँगा, होम्योपैथ ले लूँगा या आयुर्वेद ले लूँगा, अभी मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना कोई पेन दे रहा है ना कुछ दे रहा है। फर्दर आगे जाकर कभी ना कभी मेरे को ट्रबल करना स्टार्ट कर देगा, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हमारी टेस्टिकल्स की वर्किंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या करेगा, वो दो चीज़ें लैक करेगा, एक तो आपका स्पर्म लैक करेगा, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लैक करेगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लैक करेगा तो आपकी बॉडी खुद से ही FSH, जिसको कह देते हैं फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर देगी, जो एक बाइंडिंग एजेंट होते हैं स्पर्म को बाइंड करना और आगे भेजने वाले के लिए होते हैं, या जिसे बोल दूँ कि वो एक तरीके के हेल्पर होते हैं जो आपके स्पर्म को बनाते हैं।
अगर वो जब बढ़ जाते हैं तो वो आपको ट्रबल देना स्टार्ट कर देगा। तो समझ लीजिए कि अगर आज तक आपने वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट नहीं लिया, या आप ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर कभी ले लेंगे, अभी ना मेरे को ट्रबल कर रहा है या मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा, तो शायद ये आपको आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। बट अभी राइट नाउ ऐसा नहीं है कि आप उसको माइंड पे लेकर बैठ जाएं, सर पे लेके बैठ जाएं कि ये वेरिकोसिल हो गया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता, मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता। तो स्टे रिलैक्स्ड, माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है। प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी है, आयुर्वेद में है, होम्योपैथ में भी दिया जाता है, और इसके साथ साथ सर्जरी तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ही। बट सर्जरी यहाँ पर वो आपको यही कहकर कहते हैं कि आज तो मैं सर्जरी कर रहा हूँ बट ये फर्दर हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। बट आयुर्वेद और होम्योपैथ ये कह देता है कि अगर एक बार सही हो गया, आपका ब्लड फ्लो बेटर हो गया, तो ये रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं कि फिर दोबारा आए। उसके लिए थोड़ा मैनेजमेंट सिखाया जाता है, चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो, दोनों ही आपको ढंग से सिखाता है कि कैसे इसको मैनेज करके चल रहा है। वैसे तो एलोपैथिक भी ये बताते हैं कि सपोर्टर डाल के रखो, कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी, हैंगिंग ज़्यादा मत बढ़ने दो। ये सारी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आप अभी भी फेस कर रहे हैं, और अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ भी करते हैं, स्कॉटम को हैंगिंग से बचाने के लिए आप अपना सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे मैनेजमेंट में भी काम आएंगी कि फर्दर आपको कोई दिक्कत ना हो, ब्लड फ्लो कभी दोबारा सा ना रुके, ब्लड फ्लो पहले दोबारा की तरह वैसे वेन्स ना दिक्कत दें। तो स्टिल अगर आपको कोई सच प्रॉब्लम है वेरिकोसील की, तो उसको आप नेग्लिजेंस से ना देखें, उसका ट्रीटमेंट की तरफ जाइए और उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको ये थोड़ी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा।